Hello everyone, welcome to Education Point Mathematics classes. I am Sumit Luthra, Mathematics mentor, and today we will study the chapter Complex Numbers. आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये कौन सी सिचुएशन से बनते हैं, इनके बनने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए और इनके ऊपर किस तरह के ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. हमने बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है. आई थिंक 5th-6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है नंबर सिस्टम. तो अभी हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की. तो 11th क्लास के अंदर भी आपको जो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी वो अपने नंबर सिस्टम से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज नंबर सिस्टम का पता होना जरूरी है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स की. नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, और काउंटिंग हमेशा उस चीज की होती है जो कम से कम एक तो हो. एक से कम अगर कोई चीज है या जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसकी काउंटिंग का कोई फायदा नहीं है. तो देखिए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं. और फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर अप टू सो ऑन, और जो आखिरी नंबर है वो इनफाइनाइट होता है क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं होता. नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास, दे आर होल नंबर्स. होल नंबर बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से होती है. 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट. इनका भी कोई अंत नहीं होता है, इसलिए इन्हें भी इन्फिनिटी तक लिखा जाता है. उसके बाद है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, जो होल नंबर्स हैं उसमें हमने देखा कि 0 आ गया. 0 से पीछे के जो अंक हैं उन्हें इंटीजर्स भी कहा जाता है. 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, और यहां 0 से पिछले -1, -2 और ये चलेंगे माइनस इन्फिनिटी तक. तो जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और उसमें 0 भी होता है. 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा अंक है जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. ओके, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं. आगे अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. जो ऊपर वाला अंक होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है. और इसकी एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 4/5, तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं लिखूंगा 4/0 तो ये बेटा इंफिनिटी बन जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है. किसी चीज के भी अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो दैट विल बी इंफिनिटी, वो एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं. इनकी पहचान आमतौर पर होती है कि ये स्क्वायर रूट्स के अंदर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है. जैसे 5 है तो 5 का कोई भी 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो इसको मैं क्या बोलूंगा? इर्रेशनल नंबर बोलूंगा. 2 + √3 दिस इज इर्रेशनल नंबर. तो ये नंबर सिस्टम है हमारा. इस नंबर सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं. लेकिन क्या आप ये 1 है, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो? यस. 2 के नीचे भी 1 लग सकता है, 3 के नीचे भी 1 लग सकता है. तो दुनिया के हर नंबर के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं दैट इज आल्सो रैशनल नंबर्स. वो भी रैशनल नंबर ही हैं क्योंकि उनके नीचे भी 1 लगा हुआ है. ओके, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गई. इसका न्यूमरेटर भी 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 है. इसका न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 1 है. तो सभी का डिनोमिनेटर 1 होता ही है. तो जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, इन्हें हम रैशनल नंबर ही कह देते हैं. ओके, तो इन सभी नंबरों को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, बिकॉज रियल नंबर्स एक्चुअली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ.
हमारी डेली लाइफ में जो रियल नंबर्स हैं उन्हें हम यूज करते हैं, इस वजह से इन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है। सो ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो आपको रियल नंबर्स का समझ आ गया होगा कि रियल नंबर हम किसे कहते हैं। सो ऑल दीज आर रियल नंबर्स। अब हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स की। अब हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स की। क्या होते हैं ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स, देखो बेटा, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, स्क्वायर रूट 4, अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 2 का पेयर बन जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। सभी को पता है स्क्वायर रूट 4 निकालना कितना इजी है। अगर मैं निकालूं 36 का स्क्वायर रूट, तो 36 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 6, तो ये पेयर बन गया 6 का, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह से अगर मैं 81 का निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा इसको 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये सेम चीज का पेयर बन गया, तो मेरे पास आ जाएगा 9, राइट। इस तरह से मैं स्क्वायर रूट्स निकालता हूं, सभी इसी तरह से निकालते हैं। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए स्क्वायर रूट 1, तो इसको जाहिर सी बात है मैं क्या लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि यहां पर और यहां पर सेम चीज होनी चाहिए, राइट। अब यहां से गौर से देखिएगा, अगर मैं निकालना चाहूं स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? -1 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं -1 इंटू -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये +1 बन जाएगा, तो मेरे को तो -1 का स्क्वायर रूट निकालना है। -1 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं इसको लिखूंगा -1 इंटू +1, लेकिन वो सेम नहीं है, ठीक है, मेरे को तो सेम चीज चाहिए यहां पर। तो -1 का स्क्वायर रूट दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ जाती है, कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वो उसका जो आंसर है वो रियल नहीं होता, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मैं किसी नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालूं तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो इट मींस कि इसका स्क्वायर निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव है। तो इस चीज को समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इमेजिन किया। हम इमेजिन करते हैं कि इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आयोटा, इसको आयोटा लिखा गया है, ग्रीक लेटर है ये आयोटा, आई का मतलब इमेजिनरी। तो ये जो आयोटा है ये -1 स्क्वायर रूट की जगह पर लिखा जाता है ताकि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको इमेजिन करके इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे सपोज करो कि हमारे पास जो 5 होता है वो होता है स्क्वायर 25 का, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये 25 नेगेटिव में होता तो मैं इसको कैसे लिखता? देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास 25 नेगेटिव में है तो मैं इसको लिखूंगा -1 इंटू 25, तो ये 25 जो है इसका तो बेटा स्क्वायर रूट 5 आएगा, लेकिन ये जो -1 है इसकी वैल्यू कितनी है, आयोटा, तो मैं इसके साथ आयोटा लगाऊंगा। दिस इज द इमेजिनरी नंबर। जब किसी नंबर के साथ आयोटा लगा होता है उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और इसकी कंडीशन क्या है, आयोटा कब लगाया जाएगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म होगी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो आप आयोटा के साथ उसको लिखकर उसे इमेजिनरी की संज्ञा दे सकते हो। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। मैं आपको 2-4 और करके दिखाता हूं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि मेरे पास है -81, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 81 का तो मेरे को पता है कि 9 होता है और माइनस लगा इसकी वजह से आयोटा। अगर मैं लिखूं 625, वो भी नेगेटिव में, तो 625 को तो 25 होगा, साथ में लगेगा आयोटा। आयोटा हर बार लगेगा
अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं है देन आपको अयोटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो रियल नंबर होगा, वो रियल में एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है ये कभी भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो इन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो आई होप कि आपको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों समझ आ गए होंगे। आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की, हमारे मेन टॉपिक की, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? ठीक है, हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो हमें बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब ही होता है कि जो चीज काफी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, काफी गुंजलदार हो, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जो समझ में नहीं आती है, थोड़ी सी जाल टाइप होती है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या भाव है? सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को z के साथ डिनोट किया जाता है, इसे z के साथ लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, स्मॉल z के साथ। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर बेटा दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसके अंदर रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। एक होता है इसके अंदर रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, तो z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब मैंने नंबर लिख दिया a प्लस अयोटा b। ओके, तो इसमें जो a है इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ और जो b है इसके साथ अयोटा लगा हुआ है। तो a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, a is the real part and b is the imaginary part. करेक्ट? अब मैं आपको इसकी एक रियल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे पास है z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 अयोटा। इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो है 4 और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो है 9। कुछ बच्चे 9 अयोटा पूरा लिख देते हैं, लेकिन अयोटा को नहीं लिखना होता है, क्योंकि अयोटा सिर्फ इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि यहां पर ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, सीधी सी बात है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर दो पार्ट का होना जरूरी है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर दो पार्ट्स का होना जरूरी है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ओके, अगर मैं लिखूं 4 तो ये क्या है? दिस इज द रियल पार्ट। क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं? दिस इज 4, तो 4 इज अ रियल नंबर, बट कैन आई राइट दिस नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो आप थोड़ा सोचिए। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस, मैं इसको लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 4 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हो गया मेरे पास 4 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इट मींस कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ सकता हूं। जो सिंपल 4 है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर समझा जा सकता है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7 अयोटा, ये सिर्फ रियल पार्ट है, तो क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। यहां पर लिखूंगा 0 प्लस 7 अयोटा, तो जो मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट बन जाएगा मेरे पास 0 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी मजेदार चीज है बेटा। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इस तरह से लिखे जाते हैं। सो अगर आपके पास एक ही पार्ट है तो दूसरे को 0 लेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दीज आर कॉल्ड
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होता है? देखो बेटा, एक बात याद रखनी है कि इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z के ऊपर अगर बार पड़ा हुआ है, इस तरह से लाइन डली है, z बार इज कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट। तो z बार को हम उसका कॉन्जुगेट मान के चलते हैं। ओके, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास z है a प्लस आयोटा b, तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूं, अगर प्लस है तो माइनस कर दूं, अगर माइनस है तो प्लस कर दूं, तो दैट विल बी कॉन्जुगेट। तो यहां पर मैंने z बार लिख दिया, तो ये मेरे पास प्लस का साइन था, तो मैं यहां पर लिखूंगा a माइनस आयोटा b। इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से करवाता हूं। अगर मेरे पास है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। ओके, सो इसके भी आगे चल के कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 एक है z2, अगर मैं इन दोनों को डिवीजन करके इनका कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो अकेले अकेले कॉन्जुगेट के बराबर होगा। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगी। z1 z2 का इकट्ठे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इस तरह की चीजें भी आपको थोड़ी पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं इन चीजों से, लेकिन फिर भी समझ होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर z1 अपॉन z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट is equal to z1 conjugate upon z2 conjugate. Similarly, their multiplication is also like this. Okay? Conjugate के बाद दूसरा इसका फीचर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का? इट इज अ मॉडुलस। इसे हम कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो मॉडुलस लिख लो केवल। मॉडुलस क्या होता है? इफ z is a complex number, if z is a complex number, then z के लेफ्ट और राइट में इस तरह से मोड डाल देना आपने, is called its modulus। इसे हम क्या बोलेंगे? its modulus। और ये कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे पास z है, एक नंबर है a प्लस आयोटा b, और आपने इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से करता हूं। अगर मेरे पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो अगर मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 9 प्लस 16, ये बन जाएगा 25, और मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 5। सो इन दिस वे आप मॉडुलस को भी निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द मॉडुलस ऑल्सो। ओके, यू कैन कैलकुलेट द मॉडुलस ऑल्सो इन दिस वे। तो अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं। एक है इसका फीचर कॉन्जुगेट का, और दूसरा है मॉडुलस का। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आगे का क्या काम है? नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो बेटा, दुनिया में सिर्फ 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन,
उन्हीं 4 से बाकी के जो ऑपरेशन है वो बनते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो दुनिया के जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन्हीं 4 ऑपरेशंस की हेल्प से बाकी जितने भी हमारे बने हैं ऑपरेशंस वो बने हैं। चाहे वो डिफरेंशिएशन हो उसमें भी हम इन्हीं चारों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैपलेस हो, चाहे वो फोरियर हो, बड़ी बड़ी क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ भी आप कर लो, आपको करना इन्हीं से पड़ेगा। ओके, मैथमेटिक्स इन 4 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन किस तरह से लगते हैं आइए समझते हैं। ओके, तो 4 तरह के ऑपरेशन है। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ओके, एडिशन कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम नंबर्स लेट कर लेते हैं। हमारे पास Z1 है a प्लस अयोटा b और Z2 है p प्लस अयोटा q। हमने 2 नंबर लेट कर लिए, a प्लस अयोटा b और p प्लस अयोटा q। सबसे पहले हम करेंगे इनकी एडिशन, मतलब Z1 प्लस Z2 करेंगे। तो Z1 की जगह मैं लिखूंगा a प्लस अयोटा b प्लस c प्लस अयोटा d। तो इसमें हमें क्या करना है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस, सॉरी यहां पर आ जाएगा मेरे पास p प्लस अयोटा q। ठीक है, तो a प्लस p प्लस अयोटा बाहर लिखेंगे b प्लस q। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो बन जाता है। जब भी आप एडिशन करेंगे तो आपको रियल पार्ट में रियल ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है, कभी भी रियल को इमेजिनरी में ऐड नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो अगर मैं Z1 माइनस Z2 कर देता हूं तो सिमिलरली वही चीज दोबारा करनी होगी हमें। a माइनस p, रियल में से रियल को माइनस करना है, प्लस बीच में प्लस ही रहेगा b माइनस q। इस बात का जरूर अंदाजा लगा लेना कि यहां पर बीच में हमें प्लस ही लिखना है, जो प्लस माइनस करनी है वो ब्रैकेट्स में करेंगे। ठीक है, बीच का प्लस आपने खाना नहीं है, ये मत सोचना कि उधर भी माइनस लिख देंगे, नो। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर मेरे को Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं लिखूंगा a प्लस अयोटा b इंटू p प्लस अयोटा q। पहले a को सभी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा p प्लस अयोटा q के साथ, फिर प्लस डाल के अयोटा b p प्लस अयोटा q, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम करते आए हैं। एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। तो डिवीजन में अगर मेरे को Z1 अपॉन Z2 करना पड़ जाए, जैसे कि a प्लस अयोटा b अपॉन p प्लस अयोटा q, तो कभी भी अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, ये बात याद रख लेना। जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आएगा आपको उसे रैशनलाइज करके खत्म करना होगा, आपको उसको रैशनलाइज करके खत्म करना होगा और उसके बाद फिर से वो मल्टीप्लिकेशन ही चलेगी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर 4 बेसिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यू कैन सी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप इतनी आसानी से इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकते हैं। करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं कि रियल एग्जांपल्स लेके उसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह से होगा। ओके, अब मैं आपको 2 नंबर दूंगा और उनके साथ हम ये सारा खेल खेलेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। राइट, तो मेरे पास है Z1 विच इज 3 प्लस 4 अयोटा और Z2 है मेरे पास कुछ भी ले लो 5 प्लस 2 अयोटा ले लेते हैं। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। तो पहला ऑपरेशन एडिशन का Z1 प्लस Z2, पहला ऑपरेशन इसका लगेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, रियल में रियल ऐड करूंगा मैं, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस अयोटा लगेगा बाहर 4 प्लस 2, ये मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस अयोटा 6। दिस इज द आंसर। रियल में रियल ऐड करने का और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करने का,
इस तरह से आप कर सकते हैं ये वाला काम, राइट। आई होप कि आपको एडिशन अच्छे से आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो Z1 माइनस Z2 अगर मैं करना चाहूं तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को रियल में से रियल पार्ट माइनस करना है, यानी कि 3 में से 5 को माइनस करना है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 प्लस आयोटा लगेगा यहां पर 4 माइनस 2, ये बन जाएगा -2 प्लस 4 माइनस 2 इज 2। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा -2 प्लस आयोटा 2। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आंसर होता है बेटा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म में आता है। तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ आई विल स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको डिवीजन करके दिखाता हूं, ठीक है। इससे आपके जो ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे क्लियर। सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 करते हैं। तो Z1 इज 3 प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 2 आयोटा के साथ, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा मैं, 3 इंटू 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा, ओके। मल्टीप्लीकेशन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो -1 का स्क्वायर रूट था वो हमने आयोटा के लिए लिखा था। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो जाता है, मतलब कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 5 15 प्लस 6 आयोटा, राइट। और ये बन जाएगा 4 5 20 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर आयोटा स्क्वायर बन गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है कि -1 होती है, ठीक है। तो आपको यहां पर इस वैल्यू को फिल करना है। 15 प्लस 26 आयोटा प्लस 8 इंटू -1, ये बन जाएगा 15 प्लस 26 आयोटा -8। 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, 7 प्लस 26 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म में होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा दो, आंसर आपका हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म में आएगा, इस बात की गारंटी है, ओके। आगे चलते हैं। हमारा आखिरी ऑपरेशन, लास्ट ऑपरेशन है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ अभी तक तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। अगर मैं Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस 2 आयोटा। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है, इसको आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। देन यू हैव टू रैशनलाइज इट। 5 माइनस 2 आयोटा अपॉन 5 माइनस 2 आयोटा, ये बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। आपको पता है फॉर्मूला आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। तो हम यहां पर 5 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे। ये बन जाएगा मेरे पास 3 इंटू 5 15, 3 इंटू -2 -6 आयोटा, 4 5 20 आयोटा, और 4 इंटू -8 आयोटा स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ओके। ये मेरे पास बन जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 15 माइनस 20 माइनस 6 इज 14 आयोटा -8 इंटू -1 ओवर 25 माइनस 4 इंटू -1। यहां पर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 फिल कर दी है। जहां पर आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर मेरे को -1 फिल करना होता है। तो ये बन जाएगा 15 माइनस 14 आयोटा प्लस 8 ओवर 25 प्लस 4। तो 15 प्लस 8 इज 23 माइनस 14 आयोटा अपॉन 29। मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, माई आंसर इज, आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये बन जाएगा 23 अपॉन 29 माइनस 14 अपॉन 29 आयोटा। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा।
इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो है 23/29 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 14/29। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो थी उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन पढ़ी। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद नंबर सिस्टम से हमने इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ा, रियल नंबर्स को पढ़ा, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, उनकी फीचर्स को पढ़ा कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, उसमें रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उसके फीचर्स का कॉन्जुगेट क्या है, मॉडुलस क्या होता है, उसमें ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमारा जो आफ्टरऑल जो फर्स्ट वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो होते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट्स, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो